हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। और डेट है आज की 27 जून और आज भी हम डिस्कस करेंगे कुछ करंट इश्यूज। और लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं एक प्रैक्टिस एमसीक्यू। तो इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा तो आप ये प्रैक्टिस एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं, जो हमने कल एक क्वेश्चन डिस्कस किया था उसका हम आंसर आज डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए उसका आंसर था डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो जो तीनों स्टेटमेंट थे वो तीनों के तीनों क्या थे, सही थे इस क्वेश्चन में। और इसका एक्सप्लेनेशन हमने पिछली वीडियो में दिया हुआ था। तो अगर आपने ये वाला टॉपिक पढ़ा होगा कोऑपरेटिव बैंक से, अब उसे कौन सुपरवाइज करेगा, तो वो आरबीआई करेगा। तो ये हमने न्यूज आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कल के वीडियो में, उसमें ये पूरा की पूरा क्वेश्चन बताया गया था। तो आप उसे देख लीजिएगा अगर आपको ये समझ नहीं आया तो। वैसे इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की हमारी न्यूज से। सबसे पहले हम देखने वाले हैं नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। ये नीति आयोग ने एक कैंपेन शुरू किया है या एक वेबसाइट भी शुरू की है। तो ये कैंपेन किसके बारे में? ये कैंपेन लोगों का जो बिहेवियर है उसमें बदलाव करने के लिए है। तो इस कैंपेन के थ्रू नीति आयोग क्या करना चाह रहा है, तो जो लोगों का बिहेवियर है कोविड-19 से टैकल करने का या लड़ने का, उसे चेंज करना है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी तक हम क्या करते थे, अभी तक हम शेयरिंग पे बिलीव करते थे या हाथ मिलाते थे सबसे, या बार बार हाथ नहीं धोते थे, कभी कभी हाथ धोते थे और मास्क तो पहनते ही नहीं थे। तो यही सब जो बिहेवियर्स हैं उसे ही चेंज करने के लिए नीति आयोग ने ये नया बिहेवियरल चेंज कैंपेन लेकर आया है जिसका नाम है द न्यू नॉर्मल। तो देखिए इसमें क्या होगा, तो इसमें लोगों को अवेयरनेस फैलाई जाएगी या लोगों के द्वारा लोग खुद ही ये जो बिहेवियर है अपने अंदर चेंज करेंगे। जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, फिर लोग किसी से भी हाथ नहीं मिलाना है या किसी भी चीज से किसी भी चीज को आदान प्रदान या फिर शेयरिंग नहीं करनी है किसी भी चीज की, और हमेशा मास्क पहन के ही बाहर निकलना है, या जहाँ पे भी पब्लिक प्लेस में है तो हमेशा मास्क लगाए रखना है और अपने हाथों को बार बार धोना है कम से कम 20 सेकेंड तक। तो ये कुछ बिहेवियर में चेंज लेकर आएंगे लोग खुद ही। तो ये इसलिए ये नया कैंपेन शुरू किया है, इसमें लोगों को अवेयरनेस फैलाई जाएगी ताकि लोग ये सभी अपने बिहेवियर में चेंज ला सके। चलिए हम देखते हैं इसके बारे में कुछ। देखिए ये वेब पोर्टल है एक। ओके, तो ये क्या है, एक वेब पोर्टल है जिसमें सभी चीज के बारे में अच्छे से अवेयरनेस फैलाई जाएगी। देखिए जैसे कि सभी गाइडलाइंस रहेंगी हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि मेट्रो सिटीज में जो भी मेट्रो स्टेशन होगा या फिर बस स्टॉप्स होगा या बस के अंदर किस तरीके से बिहेवियर रखना है हमारा, कि हमें कितनी दूरी पे सबसे रहना है, कि मास्क हमें लगा के रहना है। तो ये सभी इस पोर्टल में इन सभी चीज़ों की गाइडलाइन दी रहेगी, या फिर इस वेबसाइट में इन सभी चीज़ों की गाइडलाइन दी रहेगी। और इसमें क्या है, मेन रोल जो है वो सिटीजन का है। इस कैंपेन में जो मेन रोल है वो सिटीजन का है। क्यों? क्योंकि सिटीजन खुद ही अपने अंदर के बिहेवियर में चेंज ला सकता है। गवर्नमेंट चाहे कुछ भी कर ले, बट जब तक सिटीजन तैयार नहीं होगा अपने अंदर चेंज लाने के लिए, तब तक वो चेंज नहीं आ सकता। इसीलिए जो चेंज है वो कहाँ आना चाहिए, वो सिटीजन के बिहेवियर में आना चाहिए, तभी हम कोविड-19 से अच्छे से लड़ पाएंगे। इसलिए ये कैंपेन नीति आयोग ने शुरू किया है। देखिए इसमें 4 की बिहेवियर्स इस नीति आयोग ने मार्क किए हैं या रखे हैं। तो जैसे जिसमें सबसे पहला है मास्क वियरिंग, मास्क हमेशा पहन के रखना है। दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग, यानी कि कुछ दूरी पर 3 मीटर की दूरी पर खड़े रहना है, या फिर जो भी भीड़-भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पर नहीं जाना है। और तीसरी चीज़ है हैंड हाइजीन, मतलब बार-बार हाथ धोना है, 20 सेकंड तक हाथ धोना है। और चौथी और आखिरी चीज़ है नॉट स्पिटिंग इन द पब्लिक, मतलब पब्लिक प्लेसेस पे थूकना नहीं है। ये कुछ बिहेवियर्स है जो हमें इनकलकेट करना है या फिर हमें अपने अंदर लाने हैं, सिटीजन्स को अपने अंदर लाने हैं। तो इसलिए ये कैंपेन चलाया गया है नीति आयोग के द्वारा। और ये क्यों चलाया गया है? क्योंकि देखिए जो जापान और साउथ कोरिया के हमारे पास बहुत बड़े एग्जाम्पल्स हैं। क्यों है ये? तो देखिए जापान और साउथ कोरिया में ऐसे ही सोशल बिहेवियर चेंज करने के लिए लोगों का एक कैंपेन्स चलाए गए थे, जिसके कारण जो अब लोग हैं वहाँ के, वो मास्क वियरिंग को एक सोशली एक्सेप्टेड नॉर्म मानने लग गए। मतलब अब वहाँ पे लोग सभी के सभी लोग मास्क वियरिंग प्रेफर कर रहे हैं। उनके अब सोशल बिहेवियर में ही मास्क वियरिंग का जो गुण है वो आ गया है। मतलब अब वो कहीं पे भी जाते तो बिना मास्क के कहीं नहीं जाते हैं। तो ये चीज़ हमें इंडिया में भी लानी है, इसलिए नीति आयोग ने ये कैंपेन शुरू किया है। चलिए हम अगली न्यूज़ देखते हैं। तो अगली न्यूज़ है हमारे पास, जो कोरियन वॉर है उसको अब 70 साल हो गए उसको स्टार्ट हुए। तो उसकी उसकी 25 जून को 70th एनिवर्सरी थी। तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए की 70th एनिवर्सरी थी स्टार्ट होने के। जो कोरियन वॉर स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था, 25 जून 1950 को। तो आज अभी 25 जून को इसको 2020 में इसको 70 साल हो गए हैं। तो अब चलिए हम इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि ये कब से शुरू हुआ था। तो ये शुरुआत हुई थी कोरियन वॉर की जब जब जापान ने जो कोरियन पेनिनसुला है, उस पर ऑक्यूपेशन कर लिया था, उस पर कब्जा कर लिया था। और ये कब्जा कब तक रहा था, तो 1910 से 1945 तक। देखिए 1910 पर जब जापान ने कब्जा किया
तो ये ऐसे ही चलता रहा, जापान के अंडर में ही आता रहा कोरियन पेनिनसुला। बट उसके बाद 1945 में क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी और जापान की बहुत ही बुरी तरीके से हार हुई थी, जिसके कारण क्या हुआ था, उससे ये कोरियन पेनिनसुला छिन गया था। और ये जो कोरियन पेनिनसुला है वो 4 ट्रस्टीशिप में बट गया था, 4 जो बड़ी पावर्स थी उनकी ट्रस्टीशिप में बट गया था। कौन कौन सी थी, वो पूरी एलाइड फोर्सेस थी, जैसे कि यूएसए, ब्रिटेन, यूके, फ्रांस और यूएसएसआर, ये 4 थी। तो अब उसके बाद क्या होता है देखिए, उसके बाद हुआ कि यूएसएसआर ने कोरिया पर इन्वेजन किया या फिर हमला किया, और नॉर्थ वाला जो पार्ट है कोरिया का, जिसे हम आज नॉर्थ कोरिया के नाम से जानते हैं, उस पर पूरा कब्जा कर लिया था यूएसएसआर ने अपना। और बाकी जो साउथ का पार्ट है वहां पर ये 3 जो बची हुई एलाइज थी, जैसे यूएसए, यूके और फ्रांस, ये तीनों यहाँ पर उनका कंट्रोल था, साउथ पार्ट पर इन तीनों का कंट्रोल था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये मुद्दा यूएन में उठा, यूनाइटेड नेशन में उठा, और फिर यूनाइटेड नेशन के कारण ही इसमें एक बाउंड्री बना दी गई या डिमार्केट कर दिया गया, जो नॉर्थन पेनिनसुला है यानी कि नॉर्थ कोरिया है और साउथ कोरिया है उसके बीच में। ये बाउंड्री को कहा जाता है 38th पैरेलल, क्योंकि ये 38 डिग्री नॉर्थ से होकर पास होती है, इसलिए इसका नाम 38th पैरेलल दिया गया है। और ये बाउंड्री लाइन है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में। चलिए अब हम इसकी वार की शुरुआत देखते हैं। तो देखिए वार सब शुरू कब से हुआ था, अभी हमने डिस्कस किया 25 जून 1950 से ये वॉर शुरू हुआ था। तो क्यों हुआ था, तो देखिए नॉर्थ कोरिया कंट्रोल किसका था उस टाइम में, यूएसएसआर का था। तो नॉर्थ कोरिया ने यूएसएसआर के साथ मिलकर साउथ कोरिया पर अटैक कर दिया, ताकि वो साउथ कोरिया को भी हथिया सके। क्योंकि पहले क्या हुआ था, पहले जब यूएसएसआर ने इन्वेड किया था तब सिर्फ वो नॉर्थ कोरिया को ही बस अपने कंट्रोल के अंदर ला पाया था, साउथ कोरिया पर यूएस की फोर्सेस थी, इसलिए वो उसे हथिया नहीं सका था। बट बाद में 1950 में जब ये वॉर शुरू हुई, तब नॉर्थ कोरिया ने सबसे पहले अटैक किस पे किया, साउथ कोरिया पे किया। तो उसी के बाद फिर यूनाइटेड नेशन ने भी अपनी फोर्स भेज दी थी यूएस की फोर्सेस के साथ मिलाकर, ताकि ये इस अटैक को झेल सकें या बच सकें इस अटैक से। तो इस अटैक से बच भी गए थे, क्यों, क्योंकि यूएन ने अपनी फोर्स भेजी थी, जो यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स है वो यहाँ भेजी गई थी। जिसके कारण क्या हुआ था, तो ये जो 38 पैरेलल की लाइन है फिर उसके बाद ही डिसाइड की गई थी 1951 में। देखिए 1951 में यूएस फोर्सेस का जो डगलस मैकार्थर थे, उन्होंने ही ये 38 जो पैरेलल है उसको उसके आगे बढ़ा था, मतलब कि उसको क्रॉस कर दिया था। पहले क्या हुआ था, सबसे पहले नॉर्थ कोरिया ने अटैक किया साउथ कोरिया पे, बट जब साउथ कोरिया ने यूएन पीस कीपिंग फोर्स के साथ और यूएस फोर्सेस के साथ दोनों के साथ मिलकर अटैक किया, तो ये 38 पैरेलल के भी आगे तक अपना कंट्रोल लेकर चले गए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद चाइना सपोर्ट में आ गया नॉर्थ कोरिया के, और फिर उन्हें वापस आना पड़ा, और ये जो 38 पैरेलल है अभी भी डिस्प्यूटेड एरिया है अभी तक। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर कुछ पीस पीस टॉक्स शुरू हुई नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, शांति के लिए कुछ बातें शुरू हुई या डिप्लोमेटिक तरीके से इस वॉर को ख़त्म करने की पहल शुरू हुई थी 1951 से। और फिर एंड कब हुई ये टॉक्स, तो ये 1953 में एंड हुई थी एक कोरियन आर्मिस्टाइस एग्रीमेंट के थ्रू। ये एग्रीमेंट किसने साइन किया था, तो ये यूनाइटेड नेशन कमांड ऑफ कोरियन पीपल्स आर्मी एंड द चाइनीज पीपल्स वॉलंटियर आर्मी, इन तीनों के बीच में ये साइन हुआ था ये एग्रीमेंट 1953 में। और इसी के बाद से एक तरीके से वॉर खत्म तो नहीं हुई थी, बट सीज फायर, एक ऑफिशियल सीज फायर की तरह इसको देखा गया था। जो कोरियन आर्मिस्टाइज एग्रीमेंट है वो ऑफिशियल सीज फायर की तरह देखा गया था। यहाँ पे कोई ट्रीटी नहीं हुई थी, इसलिए ये वॉर क्या है अभी भी ऑफिशियली एंड नहीं हुई है। 1953 में भी ऑफिशियली एंड नहीं हुई और अभी तक ये वॉर समझ लीजिए चल ही रही है। तो इस एग्रीमेंट में क्या क्या हुआ था, तो देखिए इस एग्रीमेंट में जो प्रिजनर ऑफ वॉर थे, तो उस टाइम पे वॉर हुई थी 1950 से, तो जो प्रिजनर्स थे उनको एक्सचेंज किया गया था। और दूसरी चीज क्या हुआ था, एक कोरियन डिमिलिटराइज्ड जोन इस्टेब्लिश की गई थी। मतलब जो 30th पैरेलल के जो एक ये ट्रांजिशन जोन है या ट्रांजिशन रीजन है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के अंदर, जो भी थोड़ा थोड़ा रीजन है जहां पर ये 30th पैरेलल जो बाउंड्री के पास का रीजन है, उसको क्या बोल दिया गया था, उसको डीमिलिटराइज जोन कह दिया गया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो लड़ाई होने की संभावना है या जो एस्केलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकते थे, इसलिए यहाँ पे क्या है कोई भी वेपन्स यूज़ नहीं होगा या कोई भी मिलिट्री नहीं आएगी इस एरिया में। जिसके कारण क्या है, ये थोड़े समय तक सही रहा मामला इन लोगों का, बट उसके बाद फिर से ये विवाद अभी शुरू हो गया है। बट उसके बाद देखिए कंटिन्यू ये विवाद चलता रहता था, और इस एग्रीमेंट को साउथ कोरिया ने मना कर दिया था कि हम इसे साइन नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि जो DMZ है वो क्या है बिल्कुल 38 पैरेलल पे नहीं थी, उनका भी कुछ पार्ट, जो इनका जो नॉर्थ साउथ कोरिया का पार्ट है वो ज़्यादा था इस
DMZ रीजन में, तो इसलिए साउथ कोरिया ने मना कर दिया था कि हम इस एग्रीमेंट के एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फिर उसके बाद 1991 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया ने अलग से अपना खुद का एक पैक्ट साइन किया था, जिसके कारण उन्होंने सभी जो भी एग्रेशंस थे उस टाइम पे उसको सॉल्व कर लिया था। बट फिर अब वापस से ये जो एग्रेशन थे वो शुरू हो गए हैं इन दोनों कंट्रीज के बीच में। तो ये थी कोरियन वॉर के बारे में पूरी हिस्ट्री, से आप ध्यान रखिएगा। चलिए हम अगली न्यूज़ देखते हैं। तो अगली न्यूज़ है इंक्रीज्ड फंडिंग फॉर पंचायत। तो गवर्नमेंट ने पंचायत की फंडिंग बढ़ा दी है। देखिए, मीटिंग हुई थी एक 15th फाइनेंस कमीशन और पंचायती राज मिनिस्ट्री की, जिसमें पंचायती राज मिनिस्ट्री ने ये डिसीजन लिया है कि जो रूरल लोकल बॉडीज है, जो पंचायत से, उनको अब 5 गुना ज़्यादा फंडिंग मिलेगी अगले 5 साल के लिए। मतलब 2020 से 2021 से 2020-2021 से लेकर 2025-2026 तक उन्हें 5 गुना फंडिंग मिलेगी। मतलब पहले जो मिलती थी 2 लाख करोड़, अब मिलेगी उनको 10 लाख करोड़ की फंडिंग दी जाएगी पंचायत को या फिर रूरल लोकल बॉडीज को। तो ये डिसीजन था। तो हमारे पास न्यूज़ में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो फाइनेंस कमीशन है वो क्या थी, वो क्या होती है। तो फाइनेंस कमीशन के बारे में हम देखते हैं। तो देखिए, फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 280 में ये दी गई है। और ये क्या करती है? तो ये एक मेथड ऑफ फॉर्मूला फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द टैक्स प्रोसीड्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो जो भी टैक्स है, जो भी टैक्सेस कलेक्ट कर रही है गवर्नमेंट, तो उसको बिल्कुल बराबरी से बांटती है या फिर उनको बांटने का काम करती है कि किस स्टेट को कितना परसेंटेज मिलना चाहिए टैक्स का, और सेंटर को कितना, और सारे स्टेट्स को मिलाकर कितना परसेंटेज मिलना चाहिए। तो ये क्या, इस बांटने का काम क्या है टैक्स को, वो फाइनेंस कमीशन का काम है। और ये आर्टिकल 280 में दी गई है। और इसको इसको जो बनाता है वो कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसे बनाता है हर 5 साल में। हर 5 साल में ये नई बनती है, मतलब एक फाइनेंस कमीशन 5 साल तक चलती है। तो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो थी वो कब बनी थी? वो 1951 में बनी थी और अभी तक 15 बन चुकी हैं। और 15th जो बनी है वो हाल ही में बनी थी 2017 में, जिसके प्रेसिडेंट हैं NK सिंह। ये आपको याद रखना है। ये कुछ स्टेट PSCs या फिर जो एग्जाम्स होते हैं जैसे रेलवे का एग्जाम या SSC, उनमें ये पूछे जा सकते हैं। तो हेड कौन है अभी 15th फाइनेंस कमीशन का? तो या चेयरपर्सन कौन है? तो वो है NK सिंह है। और अभी जो है वो 15th है। ये भी आप याद रखिएगा कि कौन सी है। अभी तक कितनी बन चुकी है? 15th बन चुकी है। तो चलिए हम अब देखते हैं अगली न्यूज़। तो अगली न्यूज़ है हमारे पास इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग 2020। इसके बारे में है। तो देखिए, अब ये अभी अभी हाल ही में 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड ट्रैफिकिंग था। चलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये 26 जून को मनाया जाता है और इस साल की जो थीम थी इसकी, वो क्या थी? बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। आपको ये 2 चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी ही रखनी है। 26 जून को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या है? तो बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, ये इसका थीम था। और इसी दिन 26 जून को ही यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ने वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट को भी पब्लिश किया है। वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2020 को पब्लिश किया है, जिसमें जो ड्रग एब्यूज़ के जो भी मामले हैं वो सभी के बारे में डिस्कस किया गया है। तो देखिए, इस रिपोर्ट को हम देख लेते हैं। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो पूरे वर्ल्ड है उसमें 269 पीपल जो है वो 2018 में ड्रग का यूज़ करते थे, जो पिछले 10 साल में 30% की वृद्धि या फिर 30% बढ़ा है। ये जो आंकड़ा है लोगों का वो 30% बढ़ा है 2009 से 2018 के बीच में। आप सोच सकते हैं बहुत ज़्यादा है ये। और अगला हम देखते हैं। तो अगली इसकी की फाइंडिंग क्या थी? तो देखिए, जो ड्रग यूज़ डिसऑर्डर्स, यानी कि जो ड्रग यूज़ करने के कारण जो बीमारियां होती हैं लोगों को, उससे कितने लोग बीमार हुए हैं? तो उससे 35 मिलियन लोग बीमार हुए हैं। ये केसेस तो ऑफिशियली हैं, जो रजिस्टर्ड में, जो रजिस्टर्ड हैं ये केसेस। बट कुछ कुछ केसेस अनऑफिशियली में, वो इसमें अकाउंटेड नहीं है। तो आप सोच सकते हैं बहुत ज़्यादा लोग इससे अफेक्ट पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा लोगों को ड्रग यूज़ से। अगला देख लेते हैं हम, अगली क्या है? देखिए, अगली है राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड रिड्यूस्ड अपॉर्चुनिटी कॉज्ड बाय द पेंडेमिक आर आल्सो लाइकली टू डिसप्रोपोर्शनेटली अफेक्ट द पुअरेस्ट। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और अपॉर्चुनिटीज कम हो रही है पेंडेमिक यानी कि कोविड-19 के कारण, तो उसके कारण जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो किसको आ रहा है? वो हो रहा है पुअरेस्ट को। मतलब कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है इस कोविड-19 के कारण। जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और अपॉर्चुनिटीज कम हो रही है उसका, जिसके कारण ये फोर्सफुली उनको मजबूरी में क्या ड्रग ट्रैफिकिंग का काम करना पड़ जाएगा या ड्रग कल्टीवेशन का भी काम करना पड़ सकता है, जिसके कारण ये ड्रग अब्यूज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है। तो ये सबसे ज़्यादा असर पड़ने वाला है, इसीलिए ये वर्ल्ड रिपोर्ट में बताया गया है कि सबसे बुरा जो हाल है वो पुअरेस्ट का है और सबसे वल्नरेबल भी यही क्लास है या यही सोसाइटी के लोग हैं। अगला हम देखते तो देखिए, अगला है इसके में मोस्ट यूज सब्सटेंस
मोस्ट यूज्ड ड्रग जो है 2018 में वो कौन सा है, तो वो कैनेबिस था। कैनेबिस जो ड्रग है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया है 2018 में। और मोस्ट हार्मफुल कौन सा है, तो वो ओपियोइड्स है। ये जो ड्रग है ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया ड्रग है ओपियोइड्स। और एक रिपोर्ट सामने आई है कि देखिए, एक और है की फाइंडिंग इसकी, तो लो इनकम कंट्रीज जो हैं वो अभी भी सफ़र कर रही हैं क्रिटिकल शॉर्टेज किस लिए, जो ओपियोइड्स हैं वो फार्मास्यूटिकल भी हैं, मतलब कि वो दवाइयों में भी यूज़ होते हैं, लोगों के पेन को मैनेज करने के लिए या पैलिएटिव केयर के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। तो लो इनकम कंट्रीज हैं उन पर ये इस जो ओपियोइड है उसकी बहुत ज़्यादा कमी है अभी भी। अगला हम देखते हैं, तो देखिए अगला क्या है, अगला हम पढ़ लेते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के बारे में। तो ये क्या चीज़ है, तो ये एक यूनाइटेड नेशन का एक ऑफिस है जो कि ड्रग और उससे रिलेटेड क्राइम से डील करता है। तो ये एस्टेब्लिश कब हुआ था, ये 1997 में एस्टेब्लिश हुआ था। और उस समय में ये क्या था, देखिए उस समय में ये ऑफिस फॉर ड्रग कंट्रोल एंड क्राइम प्रिवेंशन था। उसके साथ ही यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम और क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस डिवीजन भी उसी में साथ में ही था। बट 2002 के बाद इसको चेंज कर दिया गया और ये सिर्फ एक ऑफिस हो गया, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। अब ये सभी जो तीनों ऑफिस थे उन सभी का काम अभी ये अकेला संभालता है 2002 से। और ये हर साल वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट भी जारी करता है या पब्लिश करता है वर्ल्ड इंटरनेशनल डे फॉर इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के दिन। चलिए हम अगली न्यूज़ देख लेते हैं। तो अगली न्यूज़ है हमारे पास स्टाइरिन गैस के बारे में। देखिए हाल ही में 7 मई को एक स्टाइरिन गैस का जो लीकेज था वो हुआ था आंध्र प्रदेश में एक फैक्ट्री से, जिसके कारण 12 लोगों की जान गई। तो इसी में इन्वेस्टिगेशन के लिए गवर्नमेंट ने कमेटी बैठाई थी और उस कमेटी को एक्सटेंड किया गया, उस कमेटी का टाइम अपनी रिपोर्ट सबमिट करने का। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमारे लिए स्टाइरिन के लिए इंपॉर्टेंट है कि स्टाइरिन क्या चीज़ है, इसके बारे में हमें जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टाइरिन क्या है, तो देखिए स्टाइरिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि यूज़ होता है पॉलीमर्स की प्रोडक्शन या प्लास्टिक या फिर रेजिन्स की, इन तीनों की प्रोडक्शन में ये यूज़ होता है। और ये कहाँ बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है पेट्रोकेमिकल रिफाइनरीज में से बनाया जाता है स्टाइरिन गैस को। ये एक पॉइजनस गैस है और इन्फ्लेमेबल गैस है, मतलब कि ये बहुत जल्दी आग भी पकड़ लेती है। अगला देखते तो देखिए अगला ये इसको हम पीवीसी गैस भी बोलते हैं। तो क्यों, क्योंकि ये पीवीसी बनाने के काम आती है। पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये बनाने के ये काम आती है। और ये दुनिया की 20th मोस्ट यूज्ड केमिकल है। स्टाइरिन गैस है वो दुनिया की 20th मोस्ट यूज्ड केमिकल है पूरे वर्ल्ड में। जैसे किसने, तो देखिए अगला देखते हैं हम, तो ये कहाँ मिलती है हम ये देख लेते हैं। तो जो स्टाइरिन है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है, कहाँ मिलती है, तो ये नेचुरली प्लांट्स में होती है या फूड्स में, जैसे कि सिनेमन में मिलती है, कॉफ़ी बीन्स में मिलती है, बेल्सम ट्रीज में मिलती है और पीनट्स में भी ये मिलती है और कोल तार में भी ये पाई जाती है स्टाइरिन गैस। तो स्टाइरिन गैस के बारे में हमने पढ़ लिया। अगला हम देखते हैं अगली न्यूज़ में हमारे पास, वर्ल्ड फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया हैज़ बीन लॉन्च इन लॉस एंजलिस। तो लॉस एंजलिस में दुनिया की पहली योगा यूनिवर्सिटी बनी है जो कि इंडिया के बाहर है। इंडिया में तो है योगा यूनिवर्सिटीज, बट दुनिया में इंडिया के बाहर जो है वो पहली है। कहाँ बनी है वो, लॉस एंजलिस में बनी है। उसका नाम है विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी यानी कि वायु। और ये ऑफर क्या करने वाली है, तो ऑफर करेगी ऑनलाइन ग्रेजुएट प्रोग्राम बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड मॉडर्न रिसर्च अप्रोच टू योगा। और इसका जो अभी जो चेयरमैन है वो कौन है, सबसे पहले चेयरमैन वो कौन है, वो है इंडियन योगा गुरु डॉक्टर एच.आर. नागेंद्र, जो कि चांसलर भी हैं स्वामी विवेकानंद योगा अनुसंधान संस्थान के। तो ये थी वर्ल्ड फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी के बारे में आउटसाइड इंडिया। उसके बाद हम अगली न्यूज़ देख लेते हैं। तो देखिए अगली न्यूज़ है हमारे पास, नेशंस टॉप वीट कंट्रीब्यूटर। तो अब देखिए वीट कंट्रीब्यूटर हमेशा से कौन था टॉप पे अपने इंडिया पे, तो वो था पंजाब। बट अभी हाल ही में चेंज हुआ है और हाल ही में एमपी सबसे ऊपर आ गया है, मतलब एमपी में सबसे ज़्यादा वीट प्रोड्यूस किया गया है इस साल। तो देखिए एमपी में क्या है, जो प्रोडक्शन है इसलिए ज़्यादा हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो एरिया है वीट ग्रोइंग या वीट सोन एरिया है वो बहुत ज़्यादा है एमपी में। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो एमपी है उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इतनी कम है कि पंजाब से लगभग ये 52% कम है। मतलब पंजाब में 52% एमपी से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है। मान लीजिए अगर इंडिया में प्रोडक्टिविटी 100 है, मतलब 1 हेक्टेयर में हम 100 किलो गेहूं उगा सकते हैं, तो जो पंजाब है वहाँ पे हम एक ही हेक्टेयर में 152 किलो
गेहूं उगा सकते हैं, तो इतनी ज़्यादा है, सोच सकते हैं पंजाब की। बट फिर भी एमपी में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है, क्यों? क्योंकि जो नेट सोन एरिया है व्हीट का, वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, मतलब एमपी में बहुत ज़्यादा है। तो देखिए एमपी का शेयर कितना है एरिया के हिसाब से, तो 31%। पूरे जो इंडिया है उसका 31% जो एरिया है व्हीट के लिए, जो एरिया है वो एमपी में है, और पंजाब में सिर्फ 10.6% एरिया है व्हीट ग्रोइंग। जो एरिया है वो सिर्फ 10% है इंडिया का। तो एमपी का शेयर बहुत ज़्यादा है, इसलिए भी ये प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ है। तो आपको मेन चीज़ याद क्या रखनी है कि अब जो टॉप व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो कौन सा है, वो है एमपी, मध्य प्रदेश। तो गाइस आज का लेक्चर यहीं तक था। अब हम देख लेते हैं एक प्रैक्टिस एमसीक्यू। तो देखिए प्रैक्टिस एमसीक्यू है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फाइनेंस कमीशन। आपके पास 3 स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा है, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट एट एन इंटरवल ऑफ 5 ईयर्स। और तीसरा है, द 14th फाइनेंस कमीशन 2017 to 2021 इज हेडेड बाय एनके सिंह। आपको ये तीनों स्टेटमेंट्स अच्छे से ध्यान से पढ़ने हैं और इसमें से सही चुनना है। तो आप सही चुन के इसमें से ऑप्शन में सिलेक्ट कर सकते हैं, और वो हमें आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं इसका आंसर आपको कल बताऊंगा, तो आप इस आंसर को देखने के लिए कल का हमारा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और कोई भी सजेशन या कोई भी क्वेरी हो तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जीएस यूनिट पे मिल जाएगी। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।